3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा का आदेश पड़ा महंगा। रोडवेज प्रबंधन ने बसों का नहीं किया इंतजाम। अभ्यर्थियों ने बस स्टैंड पर गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाकर बसों का किया घेराव। प्रदेश भर में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही एसआई भर्ती परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्र के लिए परीक्षा से एक दिन पहले ही अपने घरों से निकल गए। लेकिन उन्हें लगता है कि जिस तरह से राज्य सरकार और रोडवेज प्रबंधन की लचर व्यवस्था है, वह परीक्षा वाले दिन भी अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच पाएंगे या नहीं। कुछ ऐसा ही आलम अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां उदयपुर, राजसमंद, पाली जैसे जिलों में परीक्षा देने के लिए नागौर, कुचामन व अन्य जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ा। बावजूद इसके उन्हें बसें नहीं मिली। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेशों को रोडवेज प्रबंधन ने संजीदा तरीके से नहीं लिया, जिसके चलते रोडवेज बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ना तो रोडवेज की बसें थी, ना ही कोई इंतजाम। सोमवार शाम हजारों अभ्यर्थी अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर जमा हो गए, लेकिन उन्हें ना बैठने के लिए जगह मिली, ना सोने की, और ना ही बसों का कोई इंतजाम मिला जिसके जरिए वे अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें। 2 थानों का पुलिस जाब्ता भी बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन छात्रों को समझाने में नाकाम रहा। अभ्यर्थियों की मांग थी कि उनके लिए बसों का इंतजाम किया जाए, अन्यथा वे परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने बसों का घेराव करते हुए अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अशोक गहलोत मुर्दाबाद! अशोक गहलोत मुर्दाबाद! अशोक गहलोत मुर्दाबाद! राजस्थान सरकार मुर्दाबाद! राजस्थान सरकार मुर्दाबाद! कंडक्टर को सस्पेंड करो! सस्पेंड करो! कंडक्टर को सस्पेंड करो! सस्पेंड करो! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! अजमेर डिपो मुर्दाबाद! अजमेर डिपो मुर्दाबाद! छात्र एकता जिंदाबाद! छात्र एकता जिंदाबाद! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! अभ्यर्थियों ने बताया कि रोडवेज प्रबंधन ने बसों का इंतजाम नहीं किया, जिसके चलते उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रोडवेज की तमाम बसों को बस स्टैंड पर ना लाकर बाईपास से ही गुजारा जा रहा है, जिससे और ज़्यादा परेशानी पैदा हो गई है। शासन ये कहता है दादागिरी करके दिखाओ, और कंडक्टर जी के नीचे ही नहीं आते हैं, गालियां देते हैं, लाते मारते हैं, और यूँ कहते हैं टिकट लेके आओगे तभी अंदर ले आऊंगा। हम फ्री वाले हैं, गहलोत सरकार ने बसें फ्री की है, तो फिर हम क्यों टिकट अंदर टीटी टिकट देगा हमें? फिर भी ऊपर से कोटा से सर कम से कम 6-7 लगेंगे। सुबह तक अब तक 3 गाड़ियाँ, तीसरी गाड़ी है ये कोटा के लिए। हम किससे जाएंगे? रात भर कहाँ रहेंगे? यहाँ बाहर से मनोहर थाना कितना दूर से एंटर दे दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर को समस्त प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश भर में परीक्षा के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के आदेश दिए थे, लेकिन इन आदेशों की पालना रोडवेज प्रबंधन करने में पूरी तरह विफल रहा। रोडवेज प्रबंधन द्वारा भीड़ के मद्देनजर अतिरिक्त बसों का इंतजाम नहीं किए जाने से बस स्टैंड पर कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ती रहीं। वहीं जिसको बसों में जगह नहीं मिली वह छतों पर यात्रा करने को मजबूर रहा। इस तरह के आलम पहले भी कई बार देखने को मिले, क्योंकि प्रशासन पहले से इन व्यवस्थाओं के लिए मुस्तैद नहीं होता और बाद में
दुर्घटनाओं के बाद अफसोस जताया जाता है। जिस प्रकार आज सुबह से छात्र परेशान हो रहे, कल भी आपने देखा था बस स्टैंड के अंदर छात्र बिल्कुल यहाँ बैठे हुए थे, ना तो कोई आने जाने की बसें है, ना आने जाने की सहूलत की जा रही है। आज भी इसी प्रकार ये है कि छात्रों की भीड़ कम से कम 1000-2000 छात्र बस स्टैंड पर इकट्ठे थे, फिर भी न इन बसों को बस वाले बिठा रहे। बस वाले छात्रों का कहना है कि बस वाले कुछ शराब पी के बस चला रहे। जिस प्रकार ये कहना राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी विफलता है ये हमारे लिए। अभ्यर्थियों ने बताया कि जिस बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा किया जा रहा है, उस स्तर पर अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए भी व्यवस्था की जाती तो इस तरह की परेशानी से बचा जा सकता था। अजमेर बस स्टैंड पर एकत्रित हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं के ना पानी पीने की व्यवस्था थी, ना बैठने की और ना ही सोने की। ऐसे में वह अपने घर परिवार से दूर दूसरे जिले में किस तरह से रात गुजारेंगे, ये उन्हें भी नहीं पता। भीड़ के चलते कुछ लोगों ने बस स्टैंड के सामने अंबेडकर सर्किल को अपना आश्रय स्थल बनाया, तो कुछ लोग बस स्टैंड पर जहां जगह मिली वहीं सोते नजर आए। यदि पहले ही बसों की पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाती तो इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिली। 6 बजे के बाद जयपुर की 2 या 3 बस गई है। डेली कितनी जाती है? 20 बस जाती है। वो हमें पता नहीं, लेकिन गाड़ी नहीं जा रही इधर से। सर एग्जाम बाकी हमें पता नहीं सरकार सही है गलत है हमें। जोधपुर के लिए सर एग्जाम है हमारा सुबह। टोक से आए सर। कैसे ले आए? जोधपुर बच्चे को लेके जा रहा हूँ, बसें नहीं लग रही। लड़कियां परेशान है, महिलाएं परेशान है। महिलाएं परेशान है, उल्टा हमारी सरकार कहती है महिलाओं को सुरक्षा देंगे। ये मैं सुबह से 6 बजे से बैठा हूँ यहाँ। मेरा एग्जाम है जयपुर, कोई बस नहीं है। आती है बोलते किराया लेते हैं और बोल रहे हैं फ्री कर रखे गाड़ी। एक भी गाड़ी फ्री नहीं है। सर 12 बजे 12:30 हो चुके हैं। आप जयपुर क्या बोले सर? बोलते नहीं, बस नहीं हमारे पास। के बाद में एक भी बस नहीं है सर। घेराव करा गया, हमारे को कुछ मिले या फ्री का मना करते तो बाहर बैठे बसें उसमें जाए हम। पार्षद प्रतिनिधि लवलेश बंसल ने बताया कि राज्य की गहलोत सरकार ने बिना सोचे समझे छात्रों को निःशुल्क यात्रा का तोहफा तो दे दिया, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम नहीं सोचे। न ही रोडवेज प्रबंधन को अतिरिक्त बसों का इंतजाम करने के आदेश दिए, जिसके चलते प्रदेश भर के छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंसल ने गहलोत सरकार पर पूरी नाकामी का ठीकरा फोड़ा। बस स्टैंड पर राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर, पाली और अन्य परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए हजारों अभ्यर्थी परेशान होते रहे। जिस तरह से पूरे राजस्थान से छात्र शक्ति यहाँ आई हुई है, एक बात बहुत स्पष्ट है कि प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को लेकर बिल्कुल फेल हो चुका है और यहाँ पर पधारे हुए समस्त छात्रों के लिए किसी भी प्रकार की ना सोने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही रहने की व्यवस्था है। और अब जब ये छात्र अपने घरों पर जाना चाहते हैं और शाम को 4 बजे से अपने ये बसों का इंतजार कर रहे हैं, तो बस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आया है, कोशिश करके देख लिए, और बस का जो प्रबंधन है वहाँ पर भी एक बार बात हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे पास में ना तो ड्राइवर है ना बस है। तो मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। जहाँ अजमेर डिपो इतना बड़ा डिपो कहलाता है, वहाँ पर हमारे छात्रों के लिए आने जाने की व्यवस्था नहीं है। बेचारे छात्र रात भर कैसे रुकेंगे, सुबह से देंगे, कुछ नहीं पता। अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सब कुछ अदरझूल में है, अंधेरे में है। ये कैसे रात रुकेंगे और पूरी रात ये क्या करेंगे, अभी तक सब कुछ अंधेरे में है। और फिलहाल प्रशासन ने पूरी तरह से अपने हाथ यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। असल अभ्यर्थियों की जगह नीट जेईई की परीक्षा दे रहे 9 मुन्ना भाई चढ़े पुलिस के हत्थे। आईजी एस सेंगाथिर द्वारा नियुक्त पुलिस टीम ने जयपुर में दिया कार्रवाई को अंजाम। नीट और जेईई में पैसा लेकर असल विद्यार्थियों को पास कराने के लिए नकली विद्यार्थियों द्वारा एग्जाम दिए जाने के गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर द्वारा नियुक्त पुलिस टीम ने जयपुर में कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के 6 विद्यार्थी और 2 मेडिकोज छात्राओं सहित दलाल को धर दबोचा। नीट और जेईई में फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के मामले में अब तक पुलिस ने गिरोह के 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह में मुख्य भूमिका निभा रहे डॉक्टर राजन राजगुरु कोटा के राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया हुआ है। एमबीबीएस के साथ पैसा कमाने की लालच के चलते यह मेडिकोज गिरोह का हिस्सा बन गए। इसमें मुख्य आरोपी दलाल राजन राजगुरु राजपुरोहित के इशारे पर सभी परीक्षा देने जयपुर आए थे। प्रत्येक को 25 लाख रुपए मिलने थे। सभी डॉक्टर बनने से पहले ही अपराधी बन गए। पुष्कर की रत्नागिरी पहाड़ी स्थित सावित्री माता मंदिर पर पाबंदी के चलते श्रद्धालुओं में मायूसी। बैरिकेडिंग के साथ पुलिस का जाब्ता रहा तैनात। श्रद्धालुओं ने सड़क किनारे दीवार पर पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग की कामना।
पुष्कर की रत्नागिरी पहाड़ियों पर स्थित सावित्री माता के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर पर रात्रि जागरण और मेले पर कोरोना नियमों की अनुपालना के तहत पाबंदी लगा दी गई, जिसके चलते 2 दिनों तक मंदिर के पट बंद रखे गए। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों से आई सुहागिन महिलाओं ने, खासकर राजपूत समाज की सुहागिनों ने मंदिर मार्ग के सड़क के दोनों ओर दीवारों पर ही पूजा अर्चना कर सिंदूर से स्वास्तिक बनाए और अखंड सुहाग की कामना की। भादवा मास की सप्तमी पर सोमवार रात सावित्री माता मंदिर में रात्रि जागरण होता है, लेकिन इस बार पाबंदी के चलते आयोजन ना हो सका। जिला प्रशासन की ओर से 13 और 14 सितंबर को जागरण व मेले की अनुमति नहीं दी गई। महिलाओं का आरोप था कि ब्रह्मा जी का मंदिर खुला हुआ है, जहां हजारों श्रद्धालु रोज आ जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता के मंदिर के पट बंद कर दिए गए। ये बात समझ नहीं आ रही। कोरोना गाइडलाइन सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए, सिर्फ धर्म और आस्था पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? सावित्री माता का मंदिर है जो अखंड सुहाग का प्रतीक है। जो पहाड़ों पे मंदिर है सावित्री माता का, वो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए। तो ये मंदिर अभी खुला है, तो जो औरतें बाहर से आ रही है वो इस मंदिर के आके दर्शन कर रही है और पुण्य ले रही है। बाहर सावित्री माता का जब आया, जो सावित्री माता का जब मंदिर है, तो मैंने अंडा डोग दे लिया, जो मन करनी थी जो कर लिया, बड़ा ऊपर कौन चढ़वा दे लिया, पूजा करनी थी जो मैं तो कर लिया जयपुर से आया। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से 2 दिन मंदिर बंद रखने के निर्देश जारी हुए थे, जिनकी पालना की जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं को यहीं रोका जा रहा है, वो यहीं पूजा करके माता जी की और यहाँ से माता जी को प्रणाम करके यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, पुलिस जाब्ता लगा। पुलिस मित्र पुष्कर टीम अब अजमेर में भी देगी अपनी सेवाएं। अजमेर आकर टीम ने घरों में घुसे 2 सांपों का किया रेस्क्यू, परिवार को किया भयमुक्त। अजमेर के मशहूर स्नैक रेस्क्यूअर विजय यादव के आकस्मिक निधन के बाद अजमेर में सांपों के भय से बचाने वाले अभियान में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1.5 महीने में जगह जगह सांपों के निकलने के कारण लोगों में भय का माहौल भी पैदा हो रहा है। इसके लिए पुष्कर में लंबे समय से सांपों को रेस्क्यू करने वाली एकमात्र टीम पुलिस मित्र टीम पुष्कर से जिले के कई बड़े सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने संपर्क साधा, जिस पर पुष्कर थाना अधिकारी महावीर शर्मा के निर्देशन में पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट सहित स्नैक रेस्क्यूअर राजेंद्र वच्छानी, सांवरा शर्मा ने अजमेर जिले में भी सांपों का जीवन बचाने व आमजन को भयमुक्त करने के लिए सहमति प्रदान कर दी। इसी क्रम में आज अजमेर में ज्ञान विहार कॉलोनी निवासी संजय शर्मा के घर कोबरा सांप को देखकर परिवार के पसीने छूट गए, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पुष्कर थाना अधिकारी महावीर शर्मा के निर्देश पर पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ स्नैक रेस्क्यूअर राजेंद्र वच्छानी, सांवरा शर्मा और मनीष कुमावत ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गमलों के पीछे छिपे 6 फीट लंबे स्पेक्टिकल कोबरा को पकड़कर राहत प्रदान की। इसी बीच हरिभाव उपाध्याय नगर निवासी दिशी शर्मा के घर पर सांप होने की भी सूचना प्राप्त हुई, जहां पहुंचकर पुलिस मित्र टीम ने घर में छिपे धामन सांप को पकड़कर परिवार को भयमुक्त किया। टीम इंचार्ज अमित भट्ट ने बताया कि पुलिस मित्र टीम द्वारा जल्द ही एक नई स्नैक रेस्क्यू टीम का निर्माण अजमेर में किया जाएगा, जो सभी प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दक्ष होंगे। आमजन को सांपों के भय से सुरक्षित करने हेतु क्षेत्रवासियों ने पुष्कर पुलिस मित्र टीम के निस्वार्थ सेवा कार्यों की सराहना करते हुए टीम मेंबर्स का आभार जताया। और मैंने हमारे घर में अभी एक सांप घुस गया था लगभग 6 फीट का, तो उस सांप को पकड़वाने के लिए हमने अभी पुलिस मित्रों की टीम को बुलाया हमने पुष्कर से। वहाँ से आकर उन्होंने 10 मिनट के अंदर वो आए और उन्होंने ये सांप को पकड़ा और हमें भय मुक्त किया, और इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह हमारे घर के गार्डन में हमने सांप देखा, तो काफ़ी बड़ा सांप था। तो आपकी जो टीम है, फिर अचानक यही लगा कि यहाँ से जा नहीं रहा है, तो आपकी जो टीम है उनको हमने फ़ोन किया, और ये अजमेर में है घर, और पुष्कर से रेस्क्यू टीम आई और उन्होंने आकर और बहुत ही अच्छे तरीके से बिना सांप को हार्म किए उसको रेस्क्यू कर दिया, और विदिन 10 मिनट्स उसको पकड़ लिया। तो थैंक यू जी। पुलिस मित्र टीम द्वारा जल्दी अजमेर में भी सांपों का रेस्क्यू करने के लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है।
और आज पुलिस मित्र टीम पुष्कर द्वारा 2 अलग अलग सांपों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक हरिभा उपाध्याय नगर से रेड स्नेक को रेस्क्यू किया गया और साथ ही एक ज्ञान विहार कॉलोनी संजय शर्मा जी के घर से स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू करके परिवारजनों को राहत पहुंचाई गई और उनका भय खत्म किया गया। नगर निगम चिकित्सा विभाग और वार्ड 59 के पार्षद श्रवण कुमार के संयुक्त प्रयास से लगा विशेष चिकित्सा शिविर में सभी मौसमी बीमारियों की जांच और दवाओं का निःशुल्क वितरण, कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीन भी लगाई। नगर निगम चिकित्सा विभाग वार्ड 59 के पार्षद श्रवण कुमार के संयुक्त प्रयासों से मंगलवार को मेडिकल कैंप का आयोजन तोपदड़ा स्थित डॉक्टर दुबे के क्लिनिक के सामने मजदूर संघ कार्यालय में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया गया। पार्षद श्रवण कुमार ने बताया कि कैंप में सभी मौसमी बीमारियों की जांच कर 3 दिन की निःशुल्क दवाएं वितरित की जा रही हैं। शिविर में कोरोना का टेस्ट भी किया जा रहा है, साथ ही कोवैक्सीन की डोज भी लगाई जा रही है। शिविर में चर्म रोग सहित अन्य सभी प्रकार की बीमारियों, बीपी, शुगर आदि की टेस्टिंग की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। शिविर में बड़ी संख्या में रोगी आकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे तोपदड़े क्षेत्र में वार्ड 59 का मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस मेडिकल कैंप के अंदर जो श्रीनगर रोड पर हॉस्पिटल है, विजय राज के हॉस्पिटल, उनकी डॉक्टर साहब और उनकी टीम पूरी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मेडिकल कैंप के अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी सभी की दवाई दी जा रही है। यहाँ ब्लड टेस्ट हो रहा है, बीपी भी टेस्ट हो रहा है, शुगर टेस्ट हो रही है और जो भी मौसमी बीमारी हैं उन सब का यहाँ पर दवाई दी जा रही है और यहाँ पर कोवैक्सीन भी दी जा रही है। यहाँ पर कोरोना का टेस्ट भी हो रहा है। मैं यहाँ की जो टीम आई है श्रीनगर रोड की, जो डॉक्टर साहब हैं माया कौशिक जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बड़ी ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोग काफ़ी उत्साह है और यहाँ पर दवाई लगवाने आ रहे हैं, दवाई लेने आ रहे हैं। और यहाँ पर एक और है जो कि 5 से और 15 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो गलगोटी बीमारी चल रही है उसका भी टीका लगाया जा रहा है। आदर्शनगर थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब सहित शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। आदर्शनगर सैटेलाइट हॉस्पिटल के पीछे 5 लीटर हथकढ़ शराब सहित आरोपी को पकड़ा। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के दिए गए निर्देश पर आदर्शनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आदर्शनगर सैटेलाइट अस्पताल के पीछे रहने वाले ज्ञानचंद रेगर को 5 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार कर लिया। आदर्शनगर थाने के एएसआई मंगाराम ने बताया कि शराब तस्कर ज्ञानचंद रेगर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। कल शाम को सैटेलाइट हॉस्पिटल के पीछे कोई ज्ञानचंद नाम का आदमी है, हथकढ़ शराब बेचने के फिराक में खड़ा था, जिसको सूचना मिलने पर हमने गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज किया और पेश कर रहे हैं। क्या क्या बरामद हुआ? कितनी शराब? 5 लीटर हथकढ़ शराब। नहीं, पहले की वो जांच कर रहे हैं, मुकदमा ले रहे हैं लिस्ट। पहले दो मुकदमे दर्ज है। कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? ज्ञानचंद रेगर है, अपने सैटेलाइट हॉस्पिटल के पीछे। धोखाधड़ी के आरोप में एसबीआई बैंक आदर्शनगर का असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। आदर्शनगर थाना पुलिस ने दर्ज प्रकरण में वांछित असिस्टेंट मैनेजर हेमंत को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। आदर्शनगर स्थित एसबीआई बैंक के असिस्टेंट मैनेजर हेमंत द्वारा बैंक के कई खाताधारकों के पैसे अपने परिचितों के अकाउंट में ट्रांसफर कर लगभग 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। इस मामले में आदर्शनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर अनुसंधान करते हुए वांछित आरोपी असिस्टेंट मैनेजर हेमंत को आज आदर्शनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। थाने के एएसआई मंगाराम ने बताया कि आरोपी असिस्टेंट मैनेजर हेमंत को बैंक के खाताधारकों के 10 लाख रुपए खुर्द-बुर्द करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी को रिमांड पर लेकर खुर्द-बुर्द की गई रकम बरामद की जाएगी।
SBI बैंक है आदर्श नगर में, उसमें ये असिस्टेंट मैनेजर था अहमद नाम का, जिसने खाताधारकों के पैसे किसी परिचितों अन्य खातों में ट्रांसफ़र कर दिए थे। ऐसे करके धोखाधड़ी करी, प्रकरण दर्ज हुआ है और गिरफ्तार करके अभी पेश किया है। कितने लाख का होगा? 10 लाख के करीब। कौन से बैंक में? SBI बैंक आदर्श नगर। नहीं, अभी गिरफ्तार किया, पेश किया। इसके पहले भी मुकदमा चल रहा है? नहीं, पहले नहीं। तो इसको क्या PC रिमांड माना जाएगा? अभी पेश कर रहे हैं। दादा और भी कोई साथी है? नहीं, अभी कोई आया नहीं। अपना नाम पर सुभाष उद्यान में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ। नगर निगम अजमेर के शहरी आजीविका मिशन द्वारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रदर्शनी का आयोजन 14 से 16 सितंबर तक रहेगा जारी। नगर निगम अजमेर की शहरी आजीविका मिशन द्वारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन 14 से 16 सितंबर के बीच स्थानीय सुभाष उद्यान में किया जा रहा है। मंगलवार को प्रदर्शनी का शुभारंभ संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने करते हुए प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए उत्पादों की सराहना की। नगर निगम उप महापौर नीरज जैन, नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर खुशहाल यादव सहित निगम के अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि प्रदर्शनी में घरों में काम में नहीं आने वाले प्लास्टिक, कबाड़, लोहा, गाड़ियों के टायर आदि से उपयोगी टेबल कुर्सी, गमले और न जाने क्या क्या आइटम बनाकर प्रदर्शित किए गए हैं। उन्होंने अजमेर वासियों से आह्वान किया है कि प्रदर्शनी का अवलोकन कर घर में वेस्ट पड़ी चीज़ों से ज़रूरत की डेकोरेटिव सामग्री का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए लोग अधिक से अधिक प्रदर्शनी का अवलोकन करें और कबाड़ का सदुपयोग करें। इस अवसर पर सुभाष उद्यान में लगाए गए विशाल साइनिंग बोर्ड पर सभी अतिथियों ने अपने हस्ताक्षर कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इस थीम के साथ नगर निगम ने एक नया अभिनव प्रयोग यहाँ पर किया। नगर निगम की टीम ने, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। किस प्रकार घर में बचे हुए जो वेस्टेज हैं, जो लोहे का सामान है, जो टायर्स हैं, जो प्लास्टिक का वेस्टेज है, रस्सियाँ हैं, और उनसे उन्होंने जो यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग जो सोफ़ा बनाया है या गार्डन के लिए लगाने के लिए टायर्स के अंदर उन्होंने गमले बनाए हैं, ये अपने आप में अनुकरणीय है और हमारे आने वाले टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छा प्रेरणा का स्थान ये बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। और आने वाले समय में, क्योंकि बच्चे आज घर पर हैं इस कोरोना काल में, तो उनकी क्रिएटिविटी के लिए भी एक कंपटीशन नगर निगम करा है। इसकी योजना भी हम बना रहे हैं कि बच्चे अपने घर में बचे हुए वेस्टेज से इस प्रकार के क्रिएटिविटी के साथ में वो यहाँ करके देखें पहले, और उस क्रिएटिविटी के साथ में अपने घर के बचे हुए वेस्ट से कुछ बेस्ट बनाए जो उनके घर के लिए भी एक अच्छा हो और हमारे लिए भी एक अच्छा यहाँ पर यूटिलिटी यहाँ पर बने। मेरा आग्रह है अजमेर के नागरिकों से भी, आने वाले टूरिस्ट से भी वहाँ आए और इसको देखें और अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो अपने घर के बचे हुए वेस्ट से कुछ अच्छा बेस्ट बना पाए। रामगंज थाना पुलिस ने 3 किलो 940 ग्राम गांजे सहित तस्कर को दबोचा। स्पेशल टीम के एएसआई द्वारा दी गई सूचना पर रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी और उनकी टीम ने की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत और पुलिस उप अधीक्षक व्रत दक्षिण मुकेश कुमार सोनी के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ, स्मैक, गांजा, डोडा पोस्त, अफीम, चरस आदि की बिक्री पर रोकथाम के लिए अजमेर पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बीती रात स्पेशल टीम के एएसआई बीरम सिंह द्वारा रामगंज थाना पुलिस को दी गई सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर तारागढ़ रोड पर नाकाबंदी लगाई गई। सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उससे पूछताछ की और उसकी तलाशी ली तो उसके पास 3 किलो 940 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस पर आरोपी भगवानगंज निवासी अमित मालावत को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज मुकदमे का अनुसंधान आदर्शनगर थाने के एसएचओ सुगन सिंह के द्वारा किया जा रहा है। कल रात्रि में जिला विशेष शाखा के जो एएसआई हैं बीरम सिंह, उन्होंने इतला दी थी कि कोई लड़का सांसी बस्ती की तरफ से अवैध मादक पदार्थ का परिवहन करने वाला है, जिस पर थाने के सामने तारागढ़ रोड पर नाकाबंदी की गई थी। दौरान नाकाबंदी संदिग्ध व्यक्ति आया मोटरसाइकिल पर, जिसे रुकवाकर चेक किया तो उसके कब्जे से करीब 3 किलो 940 ग्राम गांजा मिला, जिसके बारे में उसके पास लाइसेंस वगैरह का पूछा गया तो उसके पास नहीं था।
जिस पर उक्त मादक पदार्थ को जब्त कर उस व्यक्ति अमित मालावत भगवानगंज निवासी को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की अग्रिम जांच आदर्श नगर SHO सुगन सिंह द्वारा की जाएगी। रीट परीक्षाओं के सफल आयोजन व व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक। SI प्रतियोगी परीक्षा में अव्यवस्थाओं से सबक लेते हुए अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षाओं को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। रीट परीक्षा में प्रदेश भर के परीक्षार्थियों को अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने और लाने के लिए मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप निःशुल्क बस यात्रा के तहत परेशानी ना हो, इसे लेकर जिला कलेक्टर ने रोडवेज प्रबंधन और जिला परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसों का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल वर्मा ने बताया कि बैठक में जिला परिषद, रोडवेज, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 26 सितंबर को होने वाली परीक्षाओं के लिए SI भर्ती परीक्षा में हुई अव्यवस्थाओं से सबक लेते हुए परीक्षा से पूर्व ही प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्राइवेट बसों की उपलब्धता के लिए परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा कड़ी नज़र रखने व केंद्रों पर कोरोना को देखते हुए थर्मल स्कैनिंग जैसी व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षाओं का परिणाम शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसार नवंबर माह में घोषित कर दिया जाएगा। रीट से संबंधित रीट की परीक्षा आयोजन करने के संबंध में मीटिंग ली गई है, जिसमें यातायात सुविधाओं के बारे में निर्देश दिए गए हैं कि प्राइवेट बसें भी लगाई जाएंगी। DTO को निर्देश दिए हैं और रोडवेज को भी निर्देश दिए हैं कि अलग अलग रूट पर यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए बसें लगाएं। और फ्लाइंग स्क्वाड के बारे में चर्चा की गई है और सेंटर के ऊपर थर्मल स्कैनिंग है, उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से रोडवेज बसें बढ़ाई जाएंगी, ऐसे निर्देश दिए हैं। कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दिए रोडवेज विभाग को, वो व्यवस्था कर रहे हैं। राजस्व ग्राम लोहागल में भू माफिया लोहागल तालाब पर अतिक्रमण कर कॉलोनी काटने का कर रहे हैं प्रयास। वार्ड क्षेत्र के पार्षद अतीश माथुर ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, जिला प्रशासन पर मिलीभगत का लगाया आरोप। अजमेर में जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर भू माफियाओं द्वारा झीलों को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। अतिक्रमण की कार्रवाई भू माफियाओं द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की सरपरस्ती में की जा रही है। राजस्व ग्राम लोहागल में भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से डंपरों के जरिए मिट्टी डालकर जमीन को समतल किया जा रहा है, जिससे कि तालाब के छोटा होने के आसार पैदा हो गए हैं। इस मामले में वार्ड पार्षद अतीश माथुर व स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर व AD आयुक्त को ज्ञापन देकर बताया कि लोहागल तालाब में कुछ भू माफियाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलीभगत कर कॉलोनी काटने के लिए वहां पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया है। अब तक लगभग 60 से 70 डंपर मिट्टी डाली जा चुकी है। तालाब की भराव क्षमता को कम कर उसे समतल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भूमि को समतल कर वहां कॉलोनी काटने के लिए खंभे भी लगा दिए गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही डंपर चालकों को पाबंद किया गया है। यह कार्य दिन और रात लगातार जारी है। डंपरों में लाई जा रही मिट्टी भी स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों के दौरान निकाली गई मिट्टी है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें प्रशासन के लोग भी मिले हुए हैं। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इस मामले में उच्च अधिकारियों व मुख्यमंत्री तक को शिकायत की जाएगी। अभी हम ये वार्ड क्षेत्र के अंदर पीछे लोहागल के तालाब का जो भराव क्षमता का क्षेत्र है वहाँ पर खड़े हुए हैं, BPL क्वार्टर के पीछे की साइड के अंदर। और यहाँ पर ज्ञान में आया था कुछ दिन पहले भी कि यहाँ पर जो है कोई कॉलोनी काटी जा रही है तालाब के अंदर। तो उस दिन भी यहाँ पर जो है हमने बता दिया था, जो यहाँ के इंचार्ज है JN, उन साहब को भी हमने ला कर दिखा दिया था यहाँ पर जब पिलर गड़े थे। और करीब 5 दिन पहले जो है लोगों ने ट्रैक्टर से मिट्टी डालना शुरू करा यहाँ पर। और वो चीज़ भी हमने जो है AD के जो इंजीनियर हैं यहाँ के उनको मैंने बता दिया था। और अभी करीब ये लोग 50 से 60 डंपर जो है यहाँ पर ये भराव के लिए यहाँ पर डाल चुके हैं, और जिससे कि निश्चित रूप से तालाब की जो भराव क्षमता है उसको कम करेंगे
और एक प्रकार से भू माफियाओं के साठगांठ के थ्रू यहाँ पर एक कॉलोनी काटी जा रही है। और निश्चित रूप से कहूँगा इसमें प्रशासन के अधिकारियों का, आला अधिकारियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जी, मैंने जो यहाँ के इंचार्ज हैं एडीए के रघुनंदन जी, उनको बता दिया मैंने। सुबह से 5 बार में एडीए सेक्रेटरी उनको मैं फ़ोन कर चुका हूँ, लोगों ने एक बार भी फ़ोन पिक नहीं करा। और हमने जो हमारे यहाँ के जो निगम के अधिकारी हैं उनको भी हमने बताया था यहाँ के बारे में, बट इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, हमने अभी पहले भी 2 दिन पहले भी हमने पावत करा था जो डंपर डाल रहे हैं यहाँ पर उनको कि यहाँ पर डंपर मत डालो आप। और आज फिर जब हमारे को मालूम पड़ा कि काफ़ी मात्रा में भुट्टा भी डाल रहे हैं और मलबा भी डाल रहे हैं, और ये स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है अपना साइंस पार्क का, उसी का मलबा उठा करके यहाँ पर डाल रहे हैं। एक प्रकार से सरकारी जो ज़मीन के ऊपर जो मलबा खोदा जा रहा है उसको तालाब को पाटने के अंदर काम में लिया जा रहा है। निश्चित रूप से एडीए को मैं आपको पहले बताया मैंने कि कमिश्नर साहब को मैं फ़ोन कर चुका हूं, और निश्चित रूप से ये संज्ञान हम जो है कमिश्नर साहब के ध्यान में लाएंगे कि इस तरह से एक और झील का जो है छाती के ऊपर जो है वो हल चलाए जा रहे हैं। उस झील को जो है मतलब तालाब को, लोहागल तालाब को छोटा कराया जा रहा है और कॉलोनी काटने की साजिश रची जा रही है यहाँ पर। निश्चित रूप से ये एक आज शुरुआत है, अगर हमने पहल करी है इसको रोकने की, अगर ये शुरुआत में अगर नहीं संभलती है तो निश्चित रूप से हर तालाब की ज़मीन काश्तकार की होती है, और वो धीरे धीरे जिस तरह से आना सागर का रूप देख लीजिए आप, चौसा तालाब का रूप देख लीजिए, आज वो डे बाय डे छोटे होते जा रहे हैं, उस प्रकार से आने वाले समय में ये भी आपको, चूँकि ये पंचशील क्षेत्र से अटैच्ड है, यहाँ पे ज़मीन की रेट अच्छी मिलेगी इनको, और इसको निश्चित रूप से प्लॉटिंग करके और बेचेंगे ये लोग। उस डंपर वाले से हमने पूछने का प्रयास करा, लेकिन वो नाम बताने को तैयार नहीं है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कॉलोनी काट रहा है, ये भी इस चीज़ बिल्कुल नबिक गया हम। निश्चित रूप से हमने इनको पाबंद करा कि अगर आप लोग नहीं मानोगे तो इसका मैं निश्चित रूप से थाने के अंदर भी ज्ञान लाऊंगा कि इस वजह से अवैध रूप से जो है ये तालाब के अंदर अतिक्रमण कर रहे हैं और मिट्टी डाल रहे हैं इन डंपरों के थ्रू। ये सब प्रशासनिक और मिली भगत इतने बड़े लेवल पे काम होना, जो तालाब पानी का स्रोत है जिसमें सारा पंचशील जितनी कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी, जिसका सारा बरसाती नालों का निकास निकल के आता है जो यहाँ बढ़ता है, अगर उसको रोकेंगे तो कॉलोनी में पानी भरेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो बेशकीमती ज़मीन है, इसको ये कितना भराव क्षमता 2 फीट थी, उसको आप देखिए कितना इन्होंने अतिक्रमण करके उसको पाड़ दिया है। अब उसको लेवलिंग करके ये कॉलोनी वाक़ई इन्होंने मार्क लगा दिए हैं और काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति की उन्हें मना करने के बावजूद, पार्षद जनप्रतिनिधि के द्वारा पाबंद करने के बावजूद ये लोग नहीं मान रहे हैं और उसको चीज़ चालू है। आप देखें मौके के ऊपर इनके करीबन 60-70 डंपर इनके डले हुए ताकि भूमि का लेवीकरण कर सके, उनको चिन्हित कर रखा है इन्होंने प्लॉटिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात अभी जैसे पता पड़ा है कि जो सरकारी कार्य है उसी को ये इसके अंदर मुआवजा कर रहे हैं। ये सरकारी का जो काम चल रहा है, प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट साइंस पार्क, उसका मलबा लेके ज़मीन को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है, वो सारा सरकारी देख रेख में हो रहा है, उन्हीं की बिना उसके अनुमति के तो ये हो नहीं सकता। तो इसको तो ये क्या कह सकते हैं ये लोग, ये तो दादागिरी वाला हाल है कि आप हमारी गाड़ी रोक के दिखाइए, हम तो डालेंगे, हम तो ये करेंगे, आप करके दिखाइए, शिकायत कर लीजिए, हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर से फ़ोन आ रहा है, उधर से फ़ोन आ रहा है, इस तरह की अनकल बातें कर रहे हैं। ये दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं ज़मीन को। अब आगे हम इसको कलेक्टर साहब के और संभागीय कमिश्नर साहब के संज्ञान में लेके आएंगे। आगे हमने ज्ञापन दिए जनप्रतिनिधि के थ्रू, थाने में भी इनको पाबंद किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी पर नहीं होगा गणेश प्रतिमाओं का सार्वजनिक विसर्जन। राज्य सरकार से मिले कोविड आदेशों के चलते निगम महापौर ने शहरवासियों से घरों में ही मूर्ति विसर्जन की अपील। वर्तमान में चल रहे गणेशोत्सव को देखते हुए 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर मूर्ति विसर्जन के प्रति शहरवासियों की असमंजस की स्थिति को दूर करते हुए निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की पालना करने के साथ ही सार्वजनिक मूर्ति विसर्जन पर भी रोक रहेगी। लिहाजा श्रीमती हाड़ा ने अपील की है कि लोग गणेश प्रतिमाओं को अपने घरों में ही विसर्जित करें। उन्होंने बताया कि कोविड से पूर्व प्रतिवर्ष नगर निगम द्वारा गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु कुंड की व्यवस्था आज़ाद पार्क में की जाती रही है। चूँकि वर्तमान में कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए भीड़ एकत्रित न करना उचित है, जिसके लिए समय समय पर राज्य सरकार द्वारा भी आदेश जारी किए गए हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 7 सितंबर को एक पत्र जो कि राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को जारी किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए हैं कि प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार के भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम यथा धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों इत्यादियों का आयोजन न हो। इसलिए राज्य सरकार के आदेश निर्देश की पालना तथा आप अजमेर वासियों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए आपसे अपील करती हूं कि आप द्वारा गणेशोत्सव के दौरान स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं को अपने घरों में ही विसर्जित करें, ताकि कोविड-19 जैसी भयंकर बीमारी से स्वयं व आपके परिवार को बचाया जा सके। नमस्कार, मैं अजमेर नजानिया महापौर ब्रजलता हाड़ा आप सभी से शहरवासियों से निवेदन करती हूँ
कि जैसे कि गणेश उत्सव में अभी आपने सभी ने अपने अपने घरों में गणेश की प्रतिमा स्थापित की है, तो राज्य सरकार का जो निर्देश है वो है कि सभी कलेक्टर और सभी अपने पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं कि जो विसर्जन का जो समय होता है उस समय आप सभी अपने अपने घरों में विसर्जित करें। तो आप सभी से मैं अपील करती हूँ कि आप तो गणेश विसर्जन के दिन अपने गणेश की प्रतिमाएं जो अपने घरों में विसर्जित करें, और जो कोविड-19 जो अभी चल रहा है इस वक्त, तो उसकी पालना करते हुए है, और ताकि बीमारी ये बढ़े नहीं। और तो सभी से मैं निवेदन करूँगी और अपील भी करूँगी कि अपने घर में ही ये गणेश प्रतिमा का विसर्जन करें। कल जो हमने कलेक्टर साहब से निर्देश मांगे थे, तो उनके भी यही निर्देश आए कि राज्य सरकार का यही निर्देश है क्या ना आप अपने घरों में ही प्रतिमा का विसर्जन करें ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। हाँ, हर बार नगर निगम आज़ाद पार्क में करता है इसकी व्यवस्था, लेकिन इस बार नहीं की जा रही। हाँ, घरों में ही करें आप विसर्जन, और ताकि जो बीमारी है जो आ नहीं ना पाया अभी काफ़ी कम हो गई है, तो ये और बढ़ावा नहीं हो इस बीमारी को, इसके सभी से यही निवेदन है कि आप घर में करें। तो वहाँ पे हम जैसे पुलिस प्रशासन है उनको वहाँ खड़ा करेंगे ताकि कोई इसमें जा ना सके वहाँ विसर्जन करने के लिए, तो सारी वो तैयारी की जाएगी प्रतिमा के विसर्जन वाले दिन। 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान की होगी शुरुआत। नगर निगम परिसर में 15 से 30 सितंबर तक प्री कैंप का होगा आयोजन। प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर को होगा। इस दरमियान अजमेर नगर निगम और अजमेर जिला विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे जारी किए जाएंगे। इससे पूर्व शहरवासियों की भ्रांतियों को दूर करने और पट्टा लेने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, इसे लेकर प्री कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर नगर निगम में 15 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रशासन शहरों के संघ के पूर्व तैयारी शिविरों का आयोजन होने जा रहा है। नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा और उप महापौर नीरज जैन ने प्री कैंप में होने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही भ्रमित हों। वह नगर निगम परिसर में आए और यहां नगर मित्र, पार्षद व नगर निगम कर्मचारी और अधिकारी उन्हें समुचित जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि पट्टे लेने में कोई परेशानी या अड़चन का सामना न करना पड़े। इसके लिए वार्ड वाइज प्रतिदिन 10-12 वार्डों के लिए शिविर लगेगा। शिविरों से संबंधित कोई भी जानकारी नगर निगम से प्राप्त की जा सकती है। प्रशासन शहरों के संग जो अभी कार्यक्रम चलेगा उसमें सभी को ही मतलब पट्टे दिए जाएंगे, और इस कार्यक्रम में जो है सरकार ने नगर मित्र का मतलब नियुक्त किए गए हैं, तो वो सभी जो है जो पट्टे से संबंधित जो भी जानकारी है वो सब जो है जनता को प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसको चलते ही प्रशासन शहरों के संग 15 सितंबर से शुरू हो रहा है ये प्रोग्राम। तो आप सभी जो आकर हैं यहाँ भी जो भी जानकारी चाहिए वो आप यहाँ अपने नगर निगम में ये कल से कैंप शुरू हो रहा है प्री कैंप, तो उसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी को ही पट्टा दिया जाएगा। ये नगर मित्र बनाए ना, ये सारी आपको समस्याएं जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं वो सब उसकी जानकारी आपको दे देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भ्रमित करने वालों के झांसे में लोग नहीं आए, मैं यही कहूँगी आप सीधा यहाँ नगर निगम आए और यहाँ कैंप में सारी अपनी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन शहरों के संघ के अंतर्गत 2 अक्टूबर से आम जन को समस्या से, उनके पट्टों की समस्या से निजात दिलाने के लिए पट्टे दिए जाएंगे। इस हेतु कल से नगर निगम अजमेर में वार्ड वार कैंप लगाए जाएंगे। तो प्रत्येक दिन 15, 16, 17 ऐसे प्रत्येक दिन 10-10 वार्ड, 10 से 12 वार्ड इनके कैंप लगेंगे। मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कल लगने वाले कैंप जिन वार्डों के हैं उन वार्ड के जो निवासी हैं वो यहाँ आकर के अपने वार्ड में जो कैंप की जो समस्याएं आने वाली है, जो पट्टों को लेकर के जो जानकारी चाहिए वो यहाँ आकर के ले सकते हैं। इस हेतु नगर निगम में नगर मित्र बैठेंगे, निगम के अधिकारी कर्मचारी, हमारे सभी महापौर महोदय, हमारे कमिश्नर, पार्षद सभी यहाँ रहने वाले हैं। तो अपने क्षेत्र में जो भी पट्टों को लेकर के जानकारी चाहिए वो जानकारी यहाँ उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त पट्टों को लेकर जो रिक्वायरमेंट है उसका भी वो ध्यान रख करके आए, जिससे उनको कल से ध्यान में आ जाएगा कि क्या क्या जानकारी, क्या क्या उनको पट्टों के जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में क्या क्या जानकारी देनी है। जैसे अपना नाम, पिता का नाम से लेकर के कॉलोनी का स्थल का विवरण, पट्टे की श्रेणी कि वो स्टेट ग्रांट का पट्टा है या सरकारी भूमि का कोई पट्टा उनको चाहिए, उस भूखंड का क्षेत्रफल जिसका पट्टा चाहिए,
उसके साथ और कितनी मंजिल उनके निर्माण वहाँ पर हो रखी है, रोड की चौड़ाई कितनी है, उस भूमि से रिलेटेड कोई विक्रय पत्र, कोई पुराना पट्टा या इकरारनामा अगर उनके पास है और वो नहीं है तो बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल कितने वर्ष से उनके पास में है, न्यायालय का कोई निर्णय है क्या, कच्ची बस्ती के सर्वे में क्रमांक में उनका कहीं आकलन है क्या या कहीं आवंटन उनको हुआ है क्या, खसरा भूमि की अगर कोई जानकारी है, राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी उनकी है तो वो भी उसमें शामिल की जाएगी। इस प्रकार की सारी जानकारियां अपने पट्टे में वो दें। इसके अतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे हैं जिन पर पट्टे नहीं दिए जा सकते, जैसे कि कोई मंदिर माफी की ज़मीन है, वक्फ है, नदी नाले की ज़मीन है, अवाप्ती या सीलिंग की कोई ज़मीन है, या पुरातत्व स्मारक के अंदर कोई ज़मीन है, या फॉरेस्ट की कोई लैंड है। इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में पट्टे नहीं दिए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान में अगर प्रस्तावित जगह का उपयोग क्या है वो भी उसमें उसका आकलन और उसमें विवरण उसमें दे। अगर उनके जो जिस जगह पे वो पट्टा चाहते हैं कोई हाई टेंशन लाइन तो नहीं निकल रही, उसकी जानकारी भी दे। इन समस्त जानकारियों के साथ में अपने आवेदन को यहाँ पर आकर के चेक करवा सकते हैं। जो नगर मित्र बैठेंगे उनके साथ में, नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी बैठेंगे उनके साथ में। और मेरा आग्रह और निवेदन है कि ये बहुत विस्तृत स्तर पर, वृहत स्तर पर ये कैंप चलने वाले हैं। 2 अक्टूबर से पट्टे दिए जाएंगे। उसकी सारी तैयारी के निमित्त ये 15 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक नगर निगम अजमेर लगातार ये कैंप लगाने वाली है, वार्ड वाइज कैंप लगाने वाली है। हर वार्ड की जानकारी देने के लिए उस वार्ड में कहाँ कहाँ उनको पट्टे दिए जा सकते हैं, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है, उसकी जानकारी इस कैंप में दी जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक आग्रह है कि आपके क्षेत्र में जो अनावश्यक घूम कर जो माहौल बना रहे हैं, जो गलत जानकारी के आधार पर कि आपको पट्टा दिला देंगे और इस तरह का कोई इस प्रकार के व्यक्ति अगर आते हैं तो उनके झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। निगम ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की है। हमारे महापौर महोदय ने इसको लेकर के पूरी विस्तृत बैठक की है और सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को पाबंद किया है कि कल से लगने वाले कैंप में सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अपने जिस भूमि का पट्टा चाहिए उसकी प्रॉपर जानकारी लेकर के यहाँ आए और उसमें कोई आवश्यक दस्तावेज जो चाहिए उसकी जानकारी यहाँ से जुटा करके जाए और उसके बाद में वो अप्लाई करें। आना सागर झील फिर हुई लबालब, खाली करने के लिए फिर खोले चैनल गेट। शहरवासियों को फिर मछलियां मरने की सताने लगी चिंता। जाते जाते हो रही मानसूनी बरसात के बाद एक बार फिर ऐतिहासिक आना सागर झील लबालब हो गई। आना सागर झील को स्मार्ट सिटी के स्मार्ट अधिकारी बिना दूरगामी परिणाम सोचे फिर खाली करने में जुट गए हैं। झील का जलस्तर 13 फीट से घटाकर 11 फीट करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। लगातार झील से पानी का निकास हो रहा है। शहरवासियों ने फिर से चिंता जताई है कि आना सागर झील में रहने वाली मछलियों में ऑक्सीजन का स्तर कम होने से फिर से उनकी मौत होगी। स्मार्ट सिटी में आना सागर झील के मनोरम और दर्शनीय स्वरूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। करोड़ों रुपया खर्च करके आना सागर झील का क्षेत्रफल छोटा कर चौपाटी, पाथवे बना दिया गया। म्यूजिकल फाउंटेन भी लगा दिए और भी न जाने कौन कौन से काम स्मार्ट सिटी के तहत किए। लेकिन जब आना सागर झील की स्मार्टनेस को ही खत्म कर दिया जाएगा तो इसके दर्शन करने कौन आएगा। हालात प्रशासन ने पहले भी बिना बरसात के जो गेट खोले थे, हालात पूरे अजमेर वासियों ने देखे थे। प्रशासन ने खुद ने मौके पे जाके हालात देखे थे कि इन्होंने इस तरह गेट खोल के ये पानी कम किया था। आना सागर के चारों तरफ मछलियों का मरने का दौर चालू हो गया था। बदबू की मार हो गई थी, मतलब हज़ारों की संख्या में मछलियाँ मर चुकी थी। लेकिन प्रशासन ने पता नहीं वापस क्या सोच समझकर या क्या देखा, वापस पानी कम करने में लगे हुए हैं। अभी इस तरीके से पानी आज इन्होंने गेट खोला है, प्रेशर ऐसा आ रहा है पानी का, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कम से कम 2 गेट तो इन्होंने पानी के खोल रखे हैं। अब पानी का इतना फ्लो आ रहा है, वापस यदि पानी कम होगा तो जो स्थिति पहले हुई थी, जिस प्रकार मछलियाँ मरी थी, काफ़ी बदबू का पूरी आम जनता शिकार हुई थी, तो हो सकता है वही वापस कंडीशन आने वाली है। आना सागर की सुंदरता बिल्कुल दिखती बात है खराब होगी। अभी बीच में भी पूरी बदबू आ रही थी, आना सागर की चारों तरफ मछलियाँ मरी पड़ी थी, तो सुंदरता पर तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, इसको सौंदर्यकरण पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो प्रशासन को सोच समझ कर ऐसा कोई एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने आज ये गेट खोले हैं, ये मेरे को तो नहीं लगता कि कोई सही तरीके से खोले हैं। वैसे बड़ी मुश्किलों से ये बरसात हुई है, प्रशासन बार बार इसका पानी निकाला जा रहा है, इससे इसकी सुंदरता को गिरावट हो रही है। और प्रशासन से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि बार बार इसका बंद नहीं करें, पानी को इकट्ठा ही रहने दें, क्योंकि बरसात तो बड़ी मुश्किल से हो रही है
और वो पानी निकल जाएगा तो उसकी सुंदरता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब पता नहीं प्रशासन किसी को संग्रह से दे रहा है क्या है, ये चीज़ तो वही प्रशासन जाने, लेकिन हम तो यही निवेदन करेंगे कि आप इस पानी को खाली ना करें। थोड़ी सी बारिश होती है, 1-2 बारिश होती है, उसमें ये खोल देते हैं चैनल गेट खोल रखा जब भी यहाँ से पानी निकल रहा है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।